स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट 1 जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में हमें क्या क्या देखना है और इसमें एग्जाम में बेसिकली क्या क्या पूछा जाता है। तो बीकॉम सेकेंड सेम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप लोगों का, बहुत लोगों का मुझे मैसेज आया था कि सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कुछ वीडियोस डालिए, तो हमने सोचा कि ठीक है, हमने ऑलरेडी कोर्स भी लॉन्च कर रखा है तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप लोग देखोगे समझ में आएगा तो आप लोग कोर्स भी लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो हमारा सेक्शन 129 है, ठीक है, सेक्शन 129 बेसिकली हमें बताता है हाउ टू प्रेजेंट एंड प्रिपेयर द अकाउंट्स फॉर कंपनीज। ठीक है, सो सेक्शन 129 के अंदर में इसका प्रोसेस दिया गया है। इसमें दो और सेक्शन है हमारे पास में, एक है आपके पास में सेक्शन है एक 128(1), ठीक है, और एक और सेक्शन था जो मेरे दिमाग से निकल गया है, कौन सा था ये, हाँ 240, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40। ठीक है, इसके अंदर में बताया गया कि क्या क्या होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या होगा, जिसके अंदर में आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, देन आता है बैलेंस शीट, देन आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इस तरह का जो चीज़ है, जितने भी बुक्स हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, स्टेटरी बुक्स। यहाँ पे आपको बताया गया है कि वो जो बुक्स है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या मेथड यूज़, मतलब वहाँ पे एप्लीकेबल रखना है, क्या क्या गैप वगैरह क्या क्या आपको यूज़ करना है। ठीक है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आपको यूज़ करना है, और यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है। तो ये आपको थ्योरी लिखने में काम देगा। ये 3 सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, 128(1) और 129। ठीक है, अब हमें क्या देखना होता है इस चैप्टर में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने को देखना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ये आपके एग्जाम में रहेगा 5 मार्क्स के लिए, और एक है हमारा बैलेंस शीट, ये अपना रहेगा 10 मार्क का, और ये हर साल ही रहता है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये हर साल ही रहेगा आपको आपके पेपर में, तो इसको अच्छा से देखना है। नाउ इस चैप्टर को करने के लिए हम ऑलरेडी मैं अपने क्लास में जो मेरा पेड क्लास है उसमें ऑलरेडी मैंने एक क्लास ले रखा है। तो एक क्लास में हमने ऑलमोस्ट इसका जो 50% था, जो फर्स्ट पार्ट का, वो हमने खत्म कर दिया। डेट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल हमने स्टार्ट किया और 50% तो कंप्लीट किया है, और बचा हुआ 50% जो मुझे अभी एक और डिलीवर करना बाकी है, और मे भी एक और क्लास, 3 क्लास लगता है मोटा मोटी, अगर ज़्यादा वो हो तो, लॉन्ग अगर रहेगा तो, हालांकि 2 क्लास में अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो मैं करा रहा हूँ मैं बेसिक से कराऊंगा, और उसके बाद में मैं 1, 2, 3 क्वेश्चन ना करके डायरेक्ट 4, 5 वाला करना शुरू करूँगा, सो डैट ये क्लास आपके लिए भी एप्लीकेबल रहे, मतलब यूट्यूब के लिए एप्लीकेबल रहे, और प्लस ये क्लास मेरे बैच में मैं सिंपली डाल सकूँ, उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, वहाँ पे हमारा थोड़ा समय बच जाएगा, दोबारा उनको कराना नहीं पड़ेगा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फॉर्मेट है, तो मैं आपको पहले एक बार फॉर्मेट समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में जो है हम वो वाला फॉर्मेट देखेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेट होता है ये होता है एल शेप में। पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बनाया हुआ है इस टाइप का, ठीक है, पार्टनरशिप के केस में आपने इस टाइप बनाया है जो टी शेप में था। अब क्लास 12 में ही आपने ये भी किया था, स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी आपका था सिलेबस में, बट आप उतना पढ़े नहीं होंगे क्योंकि आपके एग्जाम में बेसिकली पूछता नहीं वो लोग, है ना। सबसे पहले जो नंबर 1 लिखेंगे हम यहाँ पे रोमन, सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिखना है कि इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, जिसके भी बुक में आप लिख रहे हो। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, आप यहाँ पे डाल सकते हो या फिर उसके नीचे भी डाल सकते हो। यहाँ पे आएगा पार्टिकुलर्स, ये होगा आपका नोट नंबर, और ये होगा अमाउंट। हम जब अमाउंट लिखते हैं तो हम 1 साल का ही लिखते हैं, बट बेसिकली फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 2 साल का दिखाना है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का। ठीक है, बट अभी मैं 1 ही साल का बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ फॉर्मेट ही डिस्कस करना है। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसके अंदर में होता है क्या, इसके अंदर में होता है सेल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जो लॉन्ग जितना भी है फॉर्मेट वो मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसके अंदर में क्या आ जाएगा सर, सेल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सेल्स के अलावा, यहाँ पे सेल्स का मतलब सिर्फ सेल्स नहीं होता है, सेल्स लेस रिटर्न, ये दोनों ही काउंट किया जाता है। देन उसके अलावा कोई भी अदर इनकम हो तो उसको हम दूसरे में डाल देंगे अदर इनकम। अब अदर इनकम क्या क्या हो सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सरप्लस फ्रॉम एनी वेंचर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो मतलब सेल्स के अलावा कोई और प्रॉफिट अगर आया है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब हम 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे और इसको हम बोल देंगे टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम, इसको हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो आया है वो हमने यहाँ पर दे दिया है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना फर्स्ट पार्ट खत्म। पहला क्या था, बहुत इजी है, बहुत आराम से याद रख सकते हैं हम लोग। पहला क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ। आरएफओ के अंदर में क्या आता है, सेल्स लेस रिटर्न। रिटर्न बहुत बार के इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहता है, तो इसलिए आप सेल्स याद रख सकते हो सिंपली। उसके बाद में अदर इनकम, इसके अंदर क्या आएगा, कोई भी इनकम जो कि सेल्स के अलावा हो, सबके सब यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल इनकम। ओके, खत्म। नंबर 4 अब आता है एक्सपेंसेस, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हो सके तो आप ऑर्डर वाइज लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ऑर्डर वाइज नहीं लिखते हो तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसको याद रख सकते हो। तो मैं एक बार पहले बना देता हूँ। ओके, सबसे पहला होना चाहिए कॉस्ट ऑफ क्या था ये, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देना होगा ना। ओके, एक सेकेंड आजा। हाँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, दूसरा अपने पास में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तीसरा होगा चेंजेस इन इन्वेंटरी। इन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे, बस मैं पहले इसको एक बार लिख लेता हूँ सो डैट आराम से हम डिस्कस कर सकें। देन आएगा हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देन आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट, सॉरी नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं, यहाँ पे था वर्क इन प्रोग्रेस ना, क्या था, हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसको मैं सिंपली वर्क इन प्रोग्रेस लिख देता हूँ। देन होगा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर होगा फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद में होगा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, फिर होगा अदर इनकम। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, हालांकि मैं ये मतलब भूल गया था थोड़ा, कुछ दिन हो चुका है क्लास लिया हुआ तो उसमें याद नहीं रहता है। चलिए, आपको इसको याद रख लेना, अभी एक बार में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके अंदर क्या आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक। आप इतना ना लिख के आप सिंपली लिख सकते हो परचेज। ठीक है, सिर्फ परचेज लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। देन चेंजेस इन इन्वेंटरी मीन्स स्टॉक। सो स्टॉक में क्या चेंज हुआ, इसको हम सिंपली ऐसे लिखते हैं इसके अंदर में, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना है, कभी कभी ये नेगेटिव फिगर भी हो सकता है। मान लो ओपनिंग 20 है और क्लोजिंग 30 है, तो 10,000 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव फिगर यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, देन वर्क इन प्रोग्रेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर क्या आता है, देखो ये वाला आपके एग्जाम में नहीं दिखेगा, इन दोनों में से कोई एक ही दिखेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो ये वाला आने वाला है। अगर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब वो परचेज या सेल कर रहा है, मार्केटिंग कंपनी टाइप है तो ट्रेडिंग कंपनी टाइप है, तो क्या होगा, वो ये वाला आएगा। तो दोनों में से कोई एक ही आपको दिखेगा, दोनों का दोनों नहीं दिखता है। ठीक है, चेंजेस इन इन्वेंट्री का अंदर क्या आएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये बेसिकली नहीं मिलेगा आपको। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर में आता है जो भी चीज़ आपने एम्प्लॉइज़ के लिए किया है, जैसे सैलरीज, वेजेस, जो भी आपने एम्प्लॉय को दिया है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे करना, जैसे कोई पे भी आप बैंक का इंटरेस्ट दे रहे हो, कुछ भी ऐसा इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हो तो क्या फाइनेंस कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, सो डेप्रिसिएशन इज decrease in the value of tangible assets and amortization is decrease in the value of intangible assets। ठीक है, तो अगर tangible asset जा रहा है का वैल्यू घट रहा है तो depreciation, और intangible का जा रहा है तो amortization। ठीक है, देन अदर इनकम मतलब इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा कोई भी खर्चा हो जाए तो वो सब क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है मोटा मोटी जो आपको याद रखना है, ये सबसे मेन फॉर्मेट है, सबसे मेन पार्ट यही है। अब इसको हम याद कैसे रखें ना, याद रख लेंगे तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप ये वाला चीज़ हमेशा पहला में लिखोगे क्योंकि परचेज हमेशा पहले ही आ जाएगा। अदर जो है लास्ट में रहता है, आपने शुरू से सीखते आया कि अदर मान लो अदर शॉर्ट टर्म, अदर करंट लाइबिलिटीज़, अदर करंट एसेट्स, कुछ भी आप अदर हमेशा लास्ट में लिखते हो। बीच वाले चीज़ को आप हेर फेर भी कर सकते हो तो भी आपका आंसर सेम ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एकदम ऐसे ही लिखते हो, ऑर्डर वाइज लिखते हो, तो जो टीचर होगा चेक करने वाला उसको लगेगा कि बच्चा जो है सिंसियर है। ठीक है, और आप जिस रेस में दौड़ रहे हो, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरा बढ़िया से रट लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं चीज़ों को, उनको याद रहता है सारी चीज़। तो आपको उनसे कॉम्पीट करना, उनसे अच्छा करना है तो उसके हिसाब से लिखना होगा। और कंपनी के केस में क्या होता है, आपका जो भी फॉर्मेट है ना, वो जो फॉर्मेट दे दिया गया उसी के अकॉर्डिंग लिखना, उसमें चेंज नहीं किया जाता है। बट हमारा जीव में जो है टीचर लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिलदार होते हैं। सो इसका हम अमाउंट लिख देते हैं
इसका भी अमाउंट लिख देते हैं, इसका भी अमाउंट लिख देते हैं, इसका भी लिख देते हैं, इसका भी लिख देते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक आ गया। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है, इन सबको अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ये 4 नंबर था, यहाँ पर लिखेंगे टोटल। ठीक है, यहाँ पे टोटल सिर्फ लिख देना है बस और कुछ नहीं, ये टोटल एक्सपेंसेस हो गया आपका। ओके, सो इट इज़ टोटल इनकम हो गया, टोटल एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस है, आप यहाँ पे टोटल एक्सपेंस भी लिख सकते हो। ओके, अब इसके बाद में आता है आपका टैक्स का कहानी। तो पहले हमें इतना को याद करना है, ठीक है, इतना को अगर हम अच्छा तरह से याद कर लेते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आएगी ना। कैसे याद करना है, सिंपली पहला क्लास है, मैं ट्राई करूंगा सिर्फ फॉर्मेट ही डिस्कस करके छोड़ देता हूँ, एक सम के लिए एक और क्लास छोटा छोटा बनाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, याद रखना है, ऊपर में क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है, सेल्स, देन अदर इनकम, उसके बाद में नंबर 3 होगा टोटल इनकम। ठीक है, हो गया। एक्सपेंसेस के अंदर में आपको एक ऑर्डर यूज़ करना है, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, चेंजेस इन इन्वेंट्री, देन WIP, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, और उसके बाद पहले फाइनेंस कॉस्ट, फिर डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, और उसके बाद में आएगा आपका अदर। ठीक है, उसका तो अदर ही है, अदर एक्सपेंसेस। ओके, बस इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब याद कैसे रख सकते हो, तो मैं एक निमोनिक यूज़ करता हूँ जिससे मुझे याद रहता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा मैं वर्ड से बोलूँगा, आप चाहो तो लिख लेना या 2-3 बार देख लेना तो समझ आ जाएगा। चालू प्रसाद चौधरी, ठीक है, वाज ईटिंग फ्रूट्स एंड ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस। ठीक है, ये लाइन है, चालू प्रसाद चौधरी वाज ईटिंग फ्रूट्स एंड ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस। देखिएगा, चालू प्रसाद चौधरी वाज ईटिंग फ्रूट्स एंड ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है, इतना अगर आप याद रख सकते हो तो आपको ऑर्डर में याद रह जाएगा, और नहीं तो आपको जैसे याद रखना है वैसे कर लो, बस आपको याद हो जाना चाहिए, ये बात जरूरी है। ठीक है, जैसे भी चाहो वैसे याद कर लो। मेरे को ये सब चीज़ होता है निमोनिक में अच्छा लगता है, तो मैं निमोनिक में याद रखता हूँ, आपको जैसे मन है आप वैसे याद कर लो। ठीक है, इतना अगर आपका हो चुका है तो इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को करना है 4 के बाद में नंबर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। हाँ, कैसे आएगा PBT, सो नंबर 3 माइनस नंबर 4। ओके, तो यहाँ पर हमें लिख के दिखाना भी है, नंबर 3 माइनस नंबर 4। ओके, ये आ गया अपना क्या चीज़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, देन आता है नंबर 6 जिसको हम बोल देंगे टैक्स एक्सपेंसेस या फिर इनकम टैक्स। टैक्स एक्सपेंसेस हम लिखते हैं टैक्स एक्सपेंसेस, और इसको डाल देंगे यहाँ पर और माइनस कर देंगे, तो जो हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। ये कैसे आया, तो ये आया आपका नंबर 5 माइनस नंबर 6 करके। ठीक है, और ये आपका हो गया खत्म, इतना ही है। अब ये जो फॉर्मेट है ये 5 मार्क के लिए है, याद रखना है। ये कितने मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए। कभी कभी इसमें कुछ ऐसा भी आइटम आ जाएगा जो कि इसको थोड़ा एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। तो होता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस होता है, तो उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम दिखाएंगे आपको उसको कैसे करना है। हालांकि आपको ये वाला अच्छा से याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर केस में आपको यही काम देगा, 10 में से 8 बार यही एग्जाम में काम देने वाला है। 2 ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें उसका कहीं यूज पड़ जाए। ठीक है, वैसे जो मैंने टैक्स लिखा है वो भी एक तरह का मैंने लिखा है, डायरेक्ट टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स एक्सपेंसेस 2 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, करंट वाले और डेफर्ड वाले। देखिए, अब मैं आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताता हूँ जो आपके बुक में दिया गया है। ओके, तो इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा, मेरे को यहाँ थोड़ा सा ब्लर दिखेगा लेकिन आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या लिखा, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम। ठीक है, सबको जोड़ दिया। एक्सपेंसेस के अंदर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। देन उसके बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, सबको कर दिया। टोटल एक्सपेंस आ गया। नाउ दिस टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारे केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पहले रखा गया एक्सेप्शनल आइटम को। ठीक है, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसके बाद में एक्सेप्शनल आइटम को हटा दिया जाएगा, माइनस किया जाएगा, फिर बचेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हटाया जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या हुआ, जैसे फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करना, या फिर आपको पैसा मिल भी सकता है, आप दे भी सकते हो, दोनों ही केस हो सकता है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अगर मिला तो प्लस, दिया तो माइनस। हालांकि एग्जाम में आपको दिखेगा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन टैक्स यहाँ पे 2 तरह का है, करंट है, एक डेफर्ड है। करंट का मतलब क्या हो गया, जो इस साल वाला टैक्स है। डेफर्ड मतलब जो आपने या तो पहले दे दिया है या फिर जो आप देने वाले हो, एडवांस में आप दे रहे हो, तो सारा डेफर्ड में आ जाएगा। ठीक है, कई बार ये सब चीज़ भी होता है, जब आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है 1 साल के लिए, तो कंपनीज को ये सब प्रोविजंस दिया जाता है। हालांकि आपके एग्जाम में आपको बहुत कम मिलने वाला है। ओके, अच्छा एक सेकंड, इसी पेज के नीचे एक और पेज होगा। ओके, अब आता है यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है,
कि इस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो आप माइनस कर दोगे उसके बाद जो आएगा वो, ठीक है। देन अब आएगा आपका डिसकंटिन्यूड से। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, सपोज मान लो मैं चप्पल बेच रहा हूँ और 2 महीना बाद मेरे को नहीं लगा कि चप्पल में नहीं जम रहा है, मैं कुछ और स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने इस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इससे अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका कोई लॉस अगर होता है तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, लॉस माइनस हो जाएगा ऑफकोर्स। देन आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है, मतलब कि जो भी आपको ऊपर वाला प्रॉफिट था यहाँ पे और जो यहाँ पे प्रॉफिट था दोनों को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में अर्निंग पर शेयर अगर इक्विटी का है, बेसिक कितना है, डायल्यूटेड कितना है वो डालना है, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं रहेगा ये सब, मतलब उतना यूज़ नहीं होता है तो इसको हम लोग इग्नोर ही मारेंगे, ठीक है। अपने को ध्यान कौन सा फॉर्मेट रखना है, अपने को याद रखना है ये वाला फॉर्मेट, क्योंकि अपने 5 मार्क के लिए अपने को यही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब देखो 20 मार्क का चैप्टर है तो ऐसा नहीं कि 10+10 डायरेक्ट दे देगा, और भी टॉपिक्स है तो वहाँ से भी प्रैक्टिकल आने वाले हैं, इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो ये आज तक कभी आया भी नहीं है पूरा ना, कभी आएगा। चलिए सो इतना हो गया। अब ये मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ये क्वेश्चन तो मैंने अपने क्लास में कराया, तो मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कराऊंगा और आपको मिलेगा 2-3 दिन बाद, तो जब भी आपको मिलेगा आप उसको जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा क्लास हमने रखा हुआ है, कोर्स पूरा रखा हुआ है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस 1400 है, बट आपको अभी वो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट, यानी कि मेरे ख्याल से 799 शायद, ठीक है, या 700 के आसपास में आपको ये मिल जाता है, 700 के आसपास में, 700 के आसपास आपको मिल जाता है, तो आप आराम से ले सकते हैं। ज्ञान विजडम ऐप पे जाना है, वहाँ पे आपको GW600 का कूपन अप्लाई करना है, GW600 अप्लाई कीजिएगा, आपको डायरेक्ट 600 का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। ये लिमिटेड कूपन है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी ले लो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर जो जनरल प्राइस है उसी पे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, मेरे जितने भी कोर्सेज होते हैं सबको मैंने ट्राई किया है कि 1000 के आसपास ही रखना है, ये तो और कम में आपको मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए। इसके साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, और यहीं पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जितने भी लोग सेकेंड सेम वाले हैं जिनको नोट्स मंगवाना है अपने घर पे, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके लिए CRA, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, दोनों का ही नोट्स अवेलेबल है, बट आपका जो भी रिक्वायर्ड होगा उसका बताइएगा। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, देन उसके बाद में ई-कॉमर्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स जो है अवेलेबल हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ से आप ऑर्डर करोगे और आपको डायरेक्ट घर तक पहुँचेगा, ठीक है, आपका नोट्स प्रिंटेड नोट्स पहुँचेगा। अगर आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो, तो आप ज्ञान विजडम ऐप से सेपरेटली नोट्स ले सकते हो, ठीक है। इनका प्राइसिंग वगैरह जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप करना, वहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी चीज़ें हैं सबके सब 149 या 199 पर सब्जेक्ट में अवेलेबल है, कुछ को कम में भी है, कुछ ज़्यादा में भी है, और 600 से ऊपर का जब भी आप ऑर्डर करते हो तो आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना, उससे कम के करोगे तो कोई डिलीवरी चार्ज जो भी होगा उतना आपको लग जाएगा, ठीक है। ज्ञान विजडम ऐप आप जो डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर PY क्विज मिल जाता है, प्लस हमारा जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए सो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में मैं आपको एक सम करके दिखाऊंगा, ये क्या दो कि कैसे हम लोग इस टॉपिक का क्वेश्चन को करते हैं GU के लिए या DU के लिए। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।